गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। एक सप्ताह के अंदर 2 दौर की देशव्यापी छापेमारी सहित 240 से ज़्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहायक संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन संगठनों का स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और ISIS जैसे संगठनों से जुड़ाव रहा है और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा और आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। हालांकि ये संगठन आरोपों से इनकार करते हैं और बैन किए गए इन 9 संगठनों में से एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात भी कही है। बहरहाल इस बैन से जुड़े कुछ अहम पहलू हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है। PFI खुद को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहता है। अपने आनुषंगिक संगठनों के जरिए वह ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यों को अंजाम देता है जिन्हें सामान्य लोग नेक काम के रूप में देखते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि संगठन के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस पर लगे आरोपों को सहज ही स्वीकार न कर पाए। हालांकि यह बात समझी जा सकती है कि इन संगठनों के खिलाफ चल रहे ज़्यादातर मामले जांच प्रक्रिया के अधीन हैं। इसलिए जांच एजेंसियों के पास जो सबूत होंगे भी वे सारे के सारे सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। फिर भी यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आम लोगों के बीच इस संगठन के प्रति सहानुभूति की भावना किसी भी वजह से बनी रह गई तो उससे बैन लगाने का मकसद प्रभावित होगा। इसी से जुड़ा एक पहलू यह है कि चूँकि इन संगठनों पर खास समुदाय के लोगों में कट्टरता फैलाने और अन्य धर्मों से जुड़े लोगों के खिलाफ नफ़रत की भावना भड़काने का आरोप है, इसलिए यह और ज़रूरी हो जाता है कि सरकार या सत्ता पक्ष से जुड़े अन्य संगठन इस मामले में ख़ास तौर पर पाक साफ नज़र आएं। अगर इन संगठनों पर किसी भी रूप में धार्मिक पक्षपात करने या किसी धर्म विशेष के प्रति नफ़रत फैलाने की मुहिम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के आरोप लगेंगे तो सरकार की ऐसी कार्रवाइयों का असर कम होगा। अतीत में धर्म संसद जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अब तक ये संगठन खुले रूप में चल रहे थे तो इन पर नज़र रखना आसान था। बैन होने के बाद बहुत संभव है कि इनसे जुड़े कुछ तत्व गोपनीय रूप से राष्ट्र विरोधी या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करें। वैसे भी अनुभव बताता है कि बैन करने मात्र से किसी संगठन का प्रभाव हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाता। जाहिर है सरकार को आगे और ज़्यादा सतर्कता से कदम बढ़ाने होंगे।
राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने जो कुछ किया है वह मुझे याद नहीं पड़ता कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल में कभी इस तरह की बगावत हुई है। इसे आप बगावत कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह भारत के राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का शंखनाद है। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल पिछले कुछ दशकों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुके हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त प्राय हो गया है। इनमें से ज़्यादातर पार्टियां माँ बेटा पार्टी, भाई भाई पार्टी, बाप बेटा पार्टी, पति पत्नी पार्टी या बुआ भतीजा पार्टी बन गई है। देश में अखिल भारतीय और उससे भी ज़्यादा प्रादेशिक पार्टियों में नेता की इच्छा ही पार्टी कानून माना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का जो इरादा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का था वह अब अधर में लटक गया है। गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनने में जरा भी संकोच नहीं था। वह कांटों के इस ताज को अपने सिर पर धरने के लिए तैयार थे, लेकिन चाहते थे कि मुख्यमंत्री भी बने रहें। लेकिन केरल में उनके पहुंचते ही राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का मंत्रोच्चार कर दिया। बेचारे गहलोत क्या करते, वह चुप होकर बैठ गए, लेकिन उनके समर्थक 92 विधायकों ने अपने केंद्रीय नेताओं को धत्ता बता दी। उन्होंने दिल्ली से आए पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा आहूत विधायकों की बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। उन्हें न तो इन प्रतिनिधियों से कोई शिकायत थी और न ही वे सोनिया या राहुल के विरोधी हैं। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिनिधि हम पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में थोपने आए थे, इसीलिए हमने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए। दिल्ली से जयपुर गए पार्टी प्रतिनिधियों ने अपनी जो रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को पेश की है उनमें 3 विधायकों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। तीनों को नोटिस भेज दिया गया है। इस उठापटक के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस जोड़ो असली मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने केरल से एक आदमी एक पद का नारा दिया था। अब आदमी और पद दोनों ही हवा में लटक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और गहलोत में अभी भी संवाद जारी है, लेकिन अंदेशा यह है कि अब अध्यक्ष पद के लिए किसी नए नाम की खोज शुरू हो गई है। वास्तव में कांग्रेस को अध्यक्ष की ज़रूरत ही नहीं है। उसके मालिकों को किसी आज्ञाकारी प्रबंधक की ज़रूरत है। उसके लिए दर्जनों लोग तैयार हैं। राजस्थान की घटनाओं ने यह डर पैदा कर दिया है कि गहलोत जैसा अनुभवी, विनम्र और लोकप्रिय नेता कहीं असली अध्यक्ष ही न बन बैठे। यदि गहलोत न अध्यक्ष बन पाते हैं और न ही मुख्यमंत्री रह पाते हैं तो राजस्थान कांग्रेस की दशा वही होगी जो पंजाब कांग्रेस की हो गई है। या तो कांग्रेसी विधायक नई पार्टी बना लेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या इस्तीफा देकर नए चुनाव की नौबत खड़ी कर देंगे। कांग्रेस लगभग ऐसी ही दुविधा में
कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी फंसी हुई है। राजस्थान के विधायकों के इस सत्साहस में हमारी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का बिगुल तो बचाया ही है, उन्होंने गहलोत की प्रतिष्ठा में 4 चांद भी लगा दिए हैं। गहलोत पार्टी अध्यक्ष बने या ना बने और मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, वे महानायक जरूर बन गए हैं। स्टॉप।